तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि किसी सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए या डेटा के लिए हम लोगों को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है और थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड की। अक्सर क्वेश्चंस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन थी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया। देन the chi-square distribution, then the chi-square distribution is defined as chi-square is equals to summation FO minus FE whole square अपॉन FE। ठीक, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और सम, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सब का डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ दीस ऑल रेशियोज स्टूडेंट्स। तो इससे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और बेसिकली इसी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी स्टूडेंट्स। ठीक, और यहाँ पर where summation of all observed frequency is equals to summation of all expected frequency is equals to capital N students। ठीक है, it is called total frequency। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, उसके लिए वर्किंग रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्किंग रूल फॉर काई स्क्वायर टेस्ट। वर्किंग रूल, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग रूल फॉर काई स्क्वायर टेस्ट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो स्टेप नंबर 1 है, उस स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होगा। स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स कंसीडर द नल हाइपोथेसिस। कंसीडर द नल हाइपोथेसिस H0। और नल हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स क्या अज्यूम किया जाता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट अगेन, क्या मतलब नल हाइपोथेसिस क्या अज्यूम किया जाता है, देयर इज नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। इट मींस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और देन इसी के साथ में लिया जाता है स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिया जाता है स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज स्टूडेंट्स। ठीक, दिस इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी आप नल हाइपोथेसिस लोगे उसका जस्ट अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये स्टेप नंबर 1 है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आप काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने वाले हैं उसमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस अज्यूम किया जाता है एंड देन इसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आप लिखें चाहे ना लिखें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन नल हाइपोथेसिस आपको अज्यूम करना है स्टार्टिंग में। देन इसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 क्या है ये स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE। calculate the expected frequencies FE corresponding to each cell। हो सकता है कि जो हम लोगों को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो बच्चों वो एक सेल के फॉर्म में हो, मतलब एक टेबल के फॉर्म में हो, तो बिकॉज 2 सैंपल डेटा दिया जाता है तो सैंपल एक अलग और उसके लिए मतलब
जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस के लिए तो हो सकता है टेबल के फॉर्म में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में होगी, तो हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो वो इस तरह से आपको पहले फाइंड करना है ना। वर्किंग रूल के बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि किसी भी टेबल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाली जाती हैं, लेकिन पहले वर्किंग रूल देख लें। तो ऐसा मानते हुए स्टूडेंट्स कि नल हाइपोथेसिस हमने अज्यूम करी, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी था उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया हर सेल के करस्पॉन्डिंग। देन फिर इसके आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट chi-square distribution. Calculate chi-square distribution by the formula, और आपको फॉर्मूला याद ही है स्टूडेंट्स, chi-square is equals to summation of bracket fe minus fo whole square upon fe, right students? So this is chi-square. And step number 4, और साथ में इसके एक और चीज कैलकुलेट करना है, एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करते हैं बच्चों स्मॉल v से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है उस रैंडम वेरिएबल को सिलेक्ट करने के हमारे पास में कितने तरीके हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेनली हमारे पास में अगर n ऑब्जर्व डेटा होता है या n ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है स्टूडेंट्स, मेनली स्टूडेंट्स। और अलग अलग केसेस में यानी टेबुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके लिए अलग निकाला जाता है। तो मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि हाउ मेनी वेज जिनकी मदद से हम जो रैंडम वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब कि वो कितनी वैल्यू ले सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4, ये तो स्टेप नंबर 3 हो गया। अब नाउ स्टेप नंबर 4, see the value of chi-square from the table. See the value of chi-square from the table, मतलब जो हमें given है स्टूडेंट्स from the table, and the value calculated in step 3। मतलब कि जो chi स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसे देखिए, और जो क्वेश्चन में chi स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है टेबल में उसे देखिए स्टूडेंट्स। एंड फाइनली इसके बाद में हम लोगों को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, टेस्ट करना होता है। क्या? स्टेप नंबर 5, if calculated value of chi-square, if calculated value of chi-square is less than tabulated value of chi-square, tabulated value of chi-square, then the null hypothesis H naught accepted। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे या फिर किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमसे स्टूडेंट्स पूछा हो, यस 5% पे हो चाहे 1% पे हो, अगर ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो जो नल हाइपोथेसिस हमने लिया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अदरवाइज
मतलब अगर उल्टा हो जाता है मतलब नहीं आता है, अदरवाइज H1 इज एक्सेप्टेड, राइट स्टूडेंट्स। मतलब अगर ये नहीं होता है, मतलब chi स्क्वायर जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर इज नॉट लेस देन द tabulated value of chi square, then the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted। तो उससे पता चल जाएगा कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक खास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ वर्किंग रूल ऑफ chi स्क्वायर टेस्ट। मतलब सबसे पहले दिमाग में रखिएगा अपने कि हमें नल हाइपोथेसिस अज्यूम करनी है, फिर हम लोगों को स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालना है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू chi स्क्वायर। फिर उस chi स्क्वायर की वैल्यू और जो टेबुलेटेड वैल्यू है, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई है chi स्क्वायर की, उनको चेक करना है कि जिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमें दी हुई है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर और जो हमने निकाली है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर, क्या उनके बीच में ये रिलेशन है, मतलब कि क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर। अगर ऐसा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम लोग स्टूडेंट्स कैसे किसी भी टेबुलर फॉर्म में अगर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं तो कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं उसे समझिए, हैं? आइए, कैलकुलेशन of expected frequencies, calculation of expected frequencies, ठीक। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास में एक 2x2 के टेबल में कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स। ए बी हमारे पास में कुछ भी ऑब्जर्वेशंस होंगे स्टूडेंट्स, और उनकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास में ये A1, ये A2 और यहाँ पर B1 और ये B2 है ना। ये टेबल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक। ये यहाँ पर टोटल और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है F11, यहाँ दी हुई है F12, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट सारी, ये दी हुई है F21 और F22, राइट स्टूडेंट्स। ये सारी जो है स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। इसका टोटल है स्टूडेंट्स N1, यानी कि इस A1 की करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो N1, ये है बच्चों N2, ये है हमारे पास में N3, यानी कि B1 की करस्पॉन्डिंग जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये N4 और ये टोटल फ्रीक्वेंसी है ग्रैंड टोटल N। तो अगर स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज गिवन हो टेबल के फॉर्म में किसी भी इवेंट A1 B1 और B1 B2 के लिए, ठीक, तो हम लोग जो स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो कुछ इस तरह से निकालते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी of cell 1 is given by अंदाजा लगाइएगा स्टूडेंट, ये सेल 1 तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल 1 इज इक्वल्स टू N1 into N3 डिवाइड बाय कैपिटल N। आई रिपीट, दिमाग में रखिएगा, N1 into N3 डिवाइड बाय N। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई स्टूडेंट 1 सेल के करस्पॉन्डिंग। और अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 सेल, तो इट इज इक्वल्स टू 1 सेल मतलब ये, तो इट इज N1 into N4 डिवाइड बाय N। और इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल 2 तो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स N2, अब खुद अंदाजा लगाइए, N2 into N3 डिवाइड बाय N। एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेल इज इक्वल्स टू N2 into N4 अपॉन N। तो स्टूडेंट ये तो एक एग्जांपल था कि किसी भी टेबल
की करस्पॉन्डिंग जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये उसका एक तरीका था। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाली जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप किसी टेबल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। एंड नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे और समझ लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स, अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट इज डिनोटेड बाय v, है ना। जो हमारे पास में जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कितनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली ले सकता है उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसे v से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, v। तो किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में n रिपीटिशंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इवेंट को n स्मॉल n टाइम्स, उसमें n रिपीटिशंस हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी स्टूडेंट्स वो होगी v इज इक्वल्स टू n-1। किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है स्मॉल n टाइम, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्टूडेंट्स वो होगी v इज इक्वल्स टू n-2। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा बच्चों v इज इक्वल्स टू n-3। और अगर हमारे पास में m क्रॉस n की टेबल है स्टूडेंट्स, टेबल है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगा m-1 n-1 इंटू में m-1 इंटू n-1। यानी कि अगर इस 2 क्रॉस 2 की कंटीजेंसी टेबल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2-1 इंटू 2-1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में और किसी भी टेबल के लिए, और इस तरह से निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो वर्किंग रूल को अपने दिमाग में रखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है इसे अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। दो तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को समझने हैं स्टूडेंट्स काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, एक वो जो टेबल के फॉर्म में आएंगे, ओके, और एक वो जो टेबल के फॉर्म में नहीं आएंगे। इन दो टाइप के क्वेश्चंस को हमें स्टडी करना है और कंप्लीट करना है, और यही दो टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, या तो पहला टाइप का आएगा या दूसरा टाइप का आएगा। तो बारी बारी से स्टूडेंट्स हम लोग एक एक क्वेश्चन दोनों ही टाइप के देखेंगे और उनकी मदद से समझेंगे कि कैसे काई स्क्वायर टेस्ट को उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। आइए देखते। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड वर्किंग रूल देखा, हमने किसी भी टेबल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी देखा, और हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये भी देखा। एंड नाउ अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे ताकि उसकी मदद से हम काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझ सकें कि हमें उनमें क्या करना है और कैसे करना है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप उसे लिखिएगा, जो जरूरी टर्म्स होंगे वो उनको यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा और रेस्ट ऑफ द आपको लिखना है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सारे आप लोग लिखें जरूर। In a sample survey of public opinion, in a sample survey of public opinion, answer to the question, मैं लिख देता हूँ अच्छा स्टूडेंट्स। In a sample survey of public opinion, answer to the question, answer to the question, answer to the question number 1, do you drink? Do you drink? And number 2, are you in favor? Are you in favor
of local option on sale of liquor, are tabulated below, ये टेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे है जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, राइट, yes, no, total and total, 56, 31, 18, 6, 87, 24, 74, 37 and total है 111. Can you infer or not the local option or not the local option on the sale of liquor is depend on individual drink, individual drink, given that the value of chi-square for degree of freedom at 5% level of significance, at 5% level of significance is 3.841. अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले स्टूडेंट्स कि व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इन अ सैंपल सर्वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन आंसर टू द क्वेश्चंस, मतलब एक सैंपल के ऊपर कुछ लोगों के सैंपल के ऊपर उनसे दो क्वेश्चंस पूछे गए कि डू यू ड्रिंक एंड आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ लिकर, यानी कि आप ड्रिंक करते हैं और क्या आप ये चाहते हैं कि जो लिकर है वो लोकल एरिया में सेल की जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट जो भी रिजल्ट्स आए सर्वे के वो उनको इस तरह से लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यस कहने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यस कहने वाले 56 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नो और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यस कहने वाले 31 थे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यस और सेकंड के लिए नो 18 लोगों ने कहा और दोनों के लिए नो 6 ने कहा, और ये उनके टोटल्स हैं। हमें ये देखना है कैन यू इन्फर और नॉट द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ड्रिंक। हमें ये देखना है कि क्या जो लोकल ऑप्शन है सेल का लिकर का क्या वो इंडिविजुअल ड्रिंक के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस दैट कि क्या इंडिविजुअल ड्रिंकर्स लोकल ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे कि लोकल एरिया में भी सेल होना चाहिए लिकर का। तो हमें ये टेस्ट करना है इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स हमारे पास है।
और उसके लिए उसने हमें बोल दिया है कि जो आपको काई स्क्वायर टेस्ट करना है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, और हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है और ये रिजल्ट्स आना 3.841 के ऊपर चेक करना है स्टूडेंट। ये काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू है जो हमें दी हुई है, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग नल हाइपोथेसिस मानेंगे उसको इस वैल्यू से चेक करना है हम लोगों को फाइनली आगे चल। अब आइए जरा स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसे वो सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो कि टेबल के फॉर्म में आएंगे काई स्क्वायर टेस्ट से, उन्हें इसी प्रोसीजर से करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें करना है, समझना भी है, ओके। नाउ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की शुरुआत में स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना होता है वो होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, और सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या अज्यूम करेंगे? नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे स्टूडेंट कि द ऑप्शन ऑन द नल हाइपोथेसिस हम अज्यूम करेंगे द ऑप्शन ऑन द option on the option on the sale of liquor, on the sale of liquor is not depend with the individual drinking, ठीक है, राइट। ड्रिंक इंडिविजुअल ड्रिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि लोकल एरिया में जो सेल ऑफ लिकर है वो इंडिविजुअल ड्रिंकर हो और उस एरिया में सेल हो, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। तो नल हाइपोथेसिस हमने ये माना है स्टूडेंट्स, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? जस्ट इसकी अपोजिट होगी, नॉट हट जाएगा बस, ठीक। तो वो हो जाएगा द ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर इज डिपेंड विद द इंडिविजुअल ड्रिंकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं वो f11, f12, f21 और 2 दी हुई है स्टूडेंट, 22। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चों, और हमें इनकी करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा स्टूडेंट्स। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी of one cell, मतलब इस सेल 11 की करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो FE11 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? आपको याद होगा स्टूडेंट फॉर्मूला 87 into 74, 87 into 74 and divide by 111, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो इट बिकम 58। इसी तरह से F12 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो F12 कितना आएगा? F12 इज 87 into 37 अपॉन 111, और इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों के पास आएगा स्टूडेंट्स 29। उसी तरह से F21 कैलकुलेट करेंगे तो इट्स 24 into 74 divide by 111, and this is equals to 16, and मैं यहाँ पे E लिखना भूल गया, E 22,
and it is equals to 24 into 37 divided by 111 and it is equals to students 8. ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थी उनकी करस्पॉन्डिंग हर सेल के करस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकाली। अब आइए आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग और स्टेप नंबर 3 में हमें chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आइए देखें। नाउ स्टेप नंबर 3 is calculation of chi square distribution, right? और chi square आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, we know that क्या होता है chi square is equals to summation of f e expected frequency minus observed frequency whole square divided by f e और इन सब का सम स्टूडेंट्स, राइट। नाउ अब इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। टेबल भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, कैसे chi square is equals to now expected frequency। तो सेल 1 की करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी स्टूडेंट्स? सेल 1 की करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी 58। तो 58 और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 58 minus 56 and divide by what? It's a 56 है ना, सॉरी 58 ये और ये होल स्क्वायर प्लस C12 यानी कि 12 सेल के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो थी 31 और एक्सपेक्टेड आई थी बच्चों 29 एंड इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 31 प्लस जो सेल 21 था उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 16 और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 18। तो ये होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय FE means it's 16 and plus 2 सेल के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 8 एंड माइनस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो है 6 होल स्क्वायर अपॉन 6। हालांकि फॉर्मूले में बच्चों ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पहले है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाद में है, लेकिन होल स्क्वायर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। और जब इसको आप फाइनली कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम 4 by 58 प्लस 4 by 29 प्लस 4 by 6 एंड प्लस 4 by 8। और इन सब की जो फाइनल वैल्यू है स्टूडेंट्स chi स्क्वायर की वो आएगी हमारे पास में 0.957 स्टूडेंट्स, ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर, राइट, दैट इज chi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.957, ठीक। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर आई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड नाउ फाइनली जब हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम V इज इक्वल, हमारे पास में 2 रो थे, 2 माइनस 1, 2 कॉलम थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1। एंड नाउ फाइनली स्टूडेंट्स अब बारी है डिसीजन की। नाउ क्लियरली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi square कितना आया बच्चों? It's a 0.957 and this is less than tabulated value of chi square। और tabulated value of chi square कितना था? It's a 3.841 students, ठीक है ना। और 5% level of significance and degree of freedom 1%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर है वो लेस देन आ गई है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर से। तो यहाँ से स्टूडेंट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्या आएगा? दिस मींस दैट द
null hypothesis, the null hypothesis is accepted. It means that जब null hypothesis accept हो जाएगी, it means that the sale of liquor is not depend with the individual drink, तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। कौन से? हम इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अक्सर जो ये काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू है वो इस फॉर्म में भी लिख के देता है। वो किस तरह से? इट्स अ काई स्क्वायर, यहाँ पर लिख के देता है वो इस तरह से 0.05 और कॉमा लगा के 1 और इज इक्वल्स टू 3.4841, राइट। इसका मतलब होता है कि ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर कैलकुलेटेड की गई है और ये आ रही है, ठीक है ना। ये टेबुलेटेड वैल्यू है जो आपको दी गई है और जो आपने लेकर आई है वैल्यू वो एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही आई है स्टूडेंट्स, ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे आई है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। ये पहला वाला बताता है कि आपने कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे उसे चेक किया है और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो टेबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर, उसमें नल हाइपोथेसिस हम लोग अज्यूम करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद में जो काई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी और जो हमारी वैल्यू आएगी उन दोनों को देखेंगे। अगर हमारी वैल्यू दी हुई काई स्क्वायर की वैल्यू से कम आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि अक्सर ज्यादातर केस में नल हाइपोथेसिस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डेटा हमें दिया गया है उसमें कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट, ठीक, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक, अक्सर ये मान के चला जाता है नल हाइपोथेसिस के ज्यादातर केस में। बाकी आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमसे जो पूछा हुआ है और जो हमने नल हाइपोथेसिस ली है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक, तो आपको नल हाइपोथेसिस अज्यूम करना भी आ जाएगा। अब आइए जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो टेबुलेटेड फॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमसे पूछा जा सकता है। आइए देखिए क्वेश्चन है a dice is tossed 120 times with the following results, with the following results। क्या रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स? नंबर टर्न अप एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्टूडेंट्स उसकी, ठीक है, मतलब कि हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 कितनी बार आता है? उन 120 टाइम्स में से स्टूडेंट्स 30 टाइम 1 आता है, 25 टाइम 2 आता है, 18 टाइम 3 आता है, 10 टाइम 4 आता है, 22 टाइम 5 आता है एंड 15 टाइम 6 आता है स्टूडेंट्स, राइट। टेस्ट द हाइपोथेसिस that the dice is unbiased, okay, और हमें काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं 0 मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5
डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 11.7 स्टूडेंट्स, ठीक है 11.7। नाउ अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक डाइस को उछाला जा रहा है, 120 बार उछाला गया और उन 120 में से जो जो नंबर जितनी बार आया उसको लिख दिया। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। आपको ये चेक करना है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्या ऐसी फ्रीक्वेंसी दिखाने वाला जो डाइस है वो अनबाइस्ड होगा रियली, और उसके लिए आपको दे भी दिया है कि आपको ये टेस्ट करना है कि द डाइस इज अनबाइस्ड। ये एक्चुअल में आपको नल हाइपोथेसिस दे दिया है कि आपको ये चेक करना है बेसिकली, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये भी दे दिया है कि chi स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 11.7 है। तो शुरुआत स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन की भी वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे, आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस हम लोग मानेंगे, नल हाइपोथेसिस H नॉट क्या मानेंगे, द डाइस इज अनबाइस्ड। ओके, डाइस जो है वो अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड का मतलब ये होता है वो जय वीरू का सिक्का होता है ना स्टूडेंट्स, जिसके दोनों तरफ हेड होते हैं, वो बाइस्ड सिक्का है, क्योंकि आप उछालोगे तो हमेशा एक ही चीज देगा, ठीक है ना। और अनबाइस्ड का मतलब ये होता है कि अलग अलग है। उसी तरह से डाइस की बात करेंगे तो अनबाइस्ड डाइस का मतलब है कि उसकी जो 6 साइड्स हैं उसके ऊपर अलग अलग नंबर है, और बाइस्ड का मतलब हो जाता है कि उनमें से कुछ साइड्स ऐसी हैं जिसपे एक जैसे नंबर है, तो वो बाइस्ड हो जाता है। तो हमें ये दिखाना है कि जो डाइस हम लोग यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में वो अनबाइस्ड डाइस है, ठीक। तो ये तो नल हाइपोथेसिस हो गई स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन of expected frequency, expected frequency, ठीक है ना। तो expected frequency कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा जरा। since the dice is unbiased, हम ये मान के चले unbiased, so the dice is unbiased, so PR is equals to कितना होगा स्टूडेंट्स, इट्स अ 1/6, यानी कि डाइस पर किसी भी नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वो होगी 1/6 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ अब इक्वल प्रोबेबिलिटी है हर नंबर के आने की, so therefore expected frequency, तो expected frequency क्या होगी स्टूडेंट्स, FR is equals to it's a capital N into PR, और कैपिटल N कितना है स्टूडेंट्स, it's a 120, और PR कितना है, it's a 1/6। तो FR कितना आ जाएगा, यानी कि expected frequency कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, it become 20। एंड ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है ये हर नंबर के लिए आई है, चाहे R इज इक्वल्स टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यानी कि हर नंबर के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 सॉरी। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 आ गई है हर नंबर के लिए, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें ये दी हुई है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों chi स्क्वायर की वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ chi स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के व्हाट इज द फार्मूला ऑफ chi स्क्वायर, द फार्मूला ऑफ chi स्क्वायर इज समेशन ऑफ observed frequency, expected frequency whole square upon expected frequency students, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को कैसे करना है। तो उसके लिए हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, जैसे कि ये तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो 20 है हर बार, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बस हमें दिखनी होगी
30, तो ये 30 है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो इट्स अ 30 minus 20 whole square upon 20 plus 25 minus 20 whole square upon 20 plus 18 minus 20 whole square upon 20 plus 10 minus 20 whole square upon 20 plus 22 minus 20 whole square upon 20 and plus 15 minus 20 whole square upon 20. ठीक, तो फॉर्मूले में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और उसकी करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी उसका डिफरेंस होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने किया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा यहाँ से यू विल गेट व्हाट, यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स आपको यस 30 minus 20 यानी कि 10 होल स्क्वायर 100 एंड डिवाइड बाय 20 यानी कि 100 बाय 20 प्लस यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स 25 अपॉन 25 अपॉन 20, यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 4 अपॉन 20, यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स आपको अगेन इट्स 100 बाय 20 एंड यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 4 बाय 20 एंड फाइनली आपको मिलेगा यहाँ से स्टूडेंट्स 25 बाय 20। और फाइनली जब आप इस पूरे को बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12.90। तो द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 12.90। ये दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास में काई स्क्वायर की आई है एंड नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितना होगा, ठीक है ना, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल हमारे पास में जो इवेंट्स थे वो 6 थे, तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा स्टूडेंट्स इट्स 6 - 1 यानी कि 5। ठीक, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास में जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है वो आई है 12.90। ओके, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर at 5% level of significance and 5 degree of freedom is equals to कितना आया बच्चों, that is chi square 0.055 is equals to 12.9 and now ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है और जो हम लोगों को गिवन वैल्यू थी स्टूडेंट्स यानी कि जो हम लोगों को टैबुलेटेड वैल्यू थी वो कितनी थी 11.7। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है स्टूडेंट ये डिसीजन है वो कैसे हो, क्या होगा फिर डिसीजन स्टूडेंट्स क्या, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi square is less than tabulated value, ठीक है ना, means what कि जो हमने वैल्यू निकाली है this means that जो हमने वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, it's a 12.90 and this is not less than 11 point कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, वो टैबुलेटेड वैल्यू कितनी थी इसकी, टैबुलेटेड वैल्यू थी 11.07, इट्स 11.07, ठीक है ना, जो कि गिवन थी अपने को, राइट। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब ये वैल्यू इक्वल नहीं है मतलब कि ये बड़ी है और ये छोटी है, मतलब इट इज नॉट लेस देन, कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा टैबुलेटेड वैल्यू से कम आएगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और अगर नहीं आती है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। इट मींस दैट द नल हाइपोथेसिस इज
और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ? सो द डाइज इज बाइस्ड। इट मींस दैट कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी हुई थी, उन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम दिए हुए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चेक करें तो हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये मिल रहे हैं कि जो डाइज है उन फ्रीक्वेंसीज के साथ में एक बाइस्ड डाइज है, मतलब कि उस डाइज में कुछ समस्या है स्टूडेंट्स, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो ये नहीं आने चाहिए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग उन क्वेश्चंस को करते हैं जो कि इस तरह से दिए हुए होते हैं, जिसमें कि टेबुलर फॉर्म नहीं दिया होता है, केवल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होती है किसी एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, टेबुलेटेड वाले भी किए और सिंपल जो गिवन डेटा होता है डिस्क्रीट उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए। तो आई होप कि स्टूडेंट्स काई स्क्वायर टेस्ट से हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, कैसे हमें नल हाइपोथेसिस लेनी है, कैसे उसका टेस्ट लगाना है, कैसे वो रिजेक्ट होगी और दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।